So in previous class, what we did the moving coil galvanometer, और इसका एक हमने रिलेशन बताया था कि व्हाट इज द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट और फिगर ऑफ मेरिट, और वो हमने किस बेस पे बताया था? हमने बोला था कि जो हेयर पिन स्प्रिंग होती है उसके थ्रू जो टॉर्क लगता है वो करंट के थ्रू डिफ्लेक्शन पॉइंटर पर जो टॉर्क लगता है उसको बैलेंस करता है. दैट मीन्स द टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग was equal to torque due to current, torque due to spring torsional constant into deflection k phi, और torque due to current was NIAB. यहां से हमने एक रिलेशन तो ये निकाला था I is equals to k phi अपॉन NAB, और यहां से अगर मैं phi निकालूं इसी रिलेशन से तो फाई की वैल्यू निकलती है, एक रिलेशन ये निकलता है इस रिलेशन से, सेकंड रिलेशन एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन. व्हाट इज फाई? फाई डिफ्लेक्शन, सिंपली इसको क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, जो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन होता है वो. फाई का फॉर्मूला क्या बनता है? NIAB अपॉन के, NIAB अपॉन के. ठीक है, अगर इसको, और फिर हमने इसके बाद डिफाइन किया था क्या कि ये जो इसके अंदर K अपॉन NAB है, K भी कांस्टेंट है. K व्हाट इज K? टॉर्जनल कांस्टेंट, टॉर्जनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग. ठीक है, K कांस्टेंट है, N नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, A एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल जो हमने ली थी वो कांस्टेंट है, B मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है. तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट होता था, इसी को हमने नाम दिया था G phi. ठीक है, सो व्हाट इज G हियर? G इज K अपॉन NAB. दिस इज द G. इस G को ही क्या बोलते हैं हम? फिगर ऑफ मेरिट. K अपॉन NAB, इसी को क्या बोलते हैं? फिगर ऑफ मेरिट और गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है ही, सही है. गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, इसकी वैल्यू अगर यहां पर देखूं तो यहां दिख रहा है K अपॉन NAB, या यहां से ये रिलेशन इसको और इसको देखूं तो ये किसके बराबर आ रहा है? G की वैल्यू इज इक्वल टू I अपॉन फाई. K अपॉन NAB या I अपॉन फाई is called the galvanometer constant और figure of merit. इसको या फिर करंट रिडक्शन फैक्टर भी एक नाम होता है इसका. G का दूसरा नाम क्या हो जाता है? करंट रिडक्शन फैक्टर. ये सब कुछ हमने कर ली थी. ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी जो हम करने वाले हैं करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी, उनमें यही फॉर्मूले यूज आने वाले हैं. ठीक है, तो अब करंट सेंसिटिविटी पहले तो समझे. सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर का मीनिंग क्या है? सेंसिटिविटी का मतलब है कि कितनी मिनिमम वैल्यू को या अच्छे से मेजर कर सके कोई डिवाइस, वो उसकी सेंसिटिविटी कहलाती है. तो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या है? अगर मैं करंट सेंसिटिविटी कहूं तो कि किस डिफ्लेक्शन को इजीली करंट पास करने पर मेजर किया जा सके, यानी कि किसी भी करंट को इजीली कितने मिनिमम करंट को मेजर किया जा सकता है टोटल करंट के रेस्पेक्ट में, उसी को हम बोल रहे हैं क्या? करंट सेंसिटिविटी. तो बेसिकली इसको डिफाइन कैसे करते हैं करंट सेंसिटिविटी, जिसको हमने सिंबल दे दिया है IS. S स्टैंड्स फॉर सेंसिटिविटी. सो करंट सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज द deflection of pointer, ratio of deflection of pointer to the current passing through it is called current sensitivity of galvanometer.
अगर मैथमेटिकली अभी इसको मुझे लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? रेशियो ऑफ किस किस का? डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर। डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर का मतलब फाई टू द करंट पासिंग थ्रू इट। करंट जो पास हो रही है वो है आई करंट, तो यहां पे मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आई एस, ये करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन फाई टू द करंट पासिंग थ्रू इट आई, फाई अपॉन आई। ठीक है, इन सिंपल वर्ड व्हाट आई कैन राइट? डिफ्लेक्शन पर यूनिट लेंथ, डिफ्लेक्शन पर, सॉरी यूनिट लेंथ नहीं, पर यूनिट करंट, पर यूनिट करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज नॉन एज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। कि अगर यूनिट करंट पास करवाएं तो उससे जो डिफ्लेक्शन मिलेगा यूनिट करंट पास करवाने पर, वो उसकी करंट सेंसिटिविटी कहलाएगी। अगर मैं एम्पियर में बात करूं कि 1 एम्पियर की करंट पास करवाऊं तो डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है, तो वो एम्पियर वाले गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी कहलाएगा। अगर हम 1 माइक्रो एम्पियर की करंट पास करवा रहे हैं तो उससे जो डिफ्लेक्शन आएगा वो माइक्रो एम्पियर वाली रेंज के गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि गैल्वेनोमीटर किस टाइप की करंट के लिए सेंसिटिव है, कि ये माइक्रो एम्पियर को मेजर कर रहा है, कि एम्पियर वाली करंट को मेजर कर रहा है, या मिली एम्पियर की करंट को मेजर कर रहा है। 1 मिली एम्पियर की करंट पास करवाने पर जो डिफ्लेक्शन आया तो हमने बोला कि वो उसकी सेंसिटिविटी है कि इस हद तक, इस रेंज तक, इस रेंज वाली वैल्यूज की करंट को गैल्वेनोमीटर इजीली मेजर कर सकता है। ठीक है, जितनी कम वैल्यू की करंट पे डिफ्लेक्शन इजीली आ जाए वो उतना ही ज्यादा सेंसिटिव कहलाएगा। हमें पता है कि 1 एम्पियर इज लार्जर देन मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, और 1 मिली एम्पियर इज लार्जर देन 1 माइक्रो एम्पियर। तो अगर एक गैल्वेनोमीटर 1 एम्पियर पर डिफ्लेक्शन दे रहा है लेकिन वो उसका स्टार्टिंग ही 1 एम्पियर से हो रहा है, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मैंने मिली एम्पियर पास करवाई तो वो उस पर डिफ्लेक्शन नहीं देगा, क्योंकि मिनिमम डिफ्लेक्शन कितने पे मिल रहा है? अगर हमने बोल दिया कि 1 एम्पियर के लिए सेंसिटिव है तो इसका मतलब तो यही कि 1 एम्पियर से कम करंट दोगे तो ये सेंसिटिव नहीं होगा, ये डिफ्लेक्शन नहीं देगा। तो 1 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर अगर करंट पास भी कर रहे हैं तो हमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा। तो हम बोलेंगे कि जो गैल्वेनोमीटर है वो सेंसिटिव कौन सी वाली करंट्स के लिए? एम्पियर वाली करंट्स के लिए। अब मैंने बोला कि मैंने 1 मिली एम्पियर करंट पास करी और उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, फर्स्ट डिफ्लेक्शन 1 मिली एम्पियर से आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मिली एम्पियर की करंट्स को मेजर कर सकता है। इसका मतलब अगर ने 1 एम्पियर दी तो हो सकता है उसको भी मेजर कर ले, लेकिन ये 1 मिली एम्पियर से स्टार्ट हो रहा है, नहीं कि पहला डिफ्लेक्शन ही आपको मिली एम्पियर की करंट से मिल जाएगा। 1 एम्पियर कब बनेगा? 1000 मिली एम्पियर का मतलब 1 मिली एम्पियर। तो 1000 मिली एम्पियर तक अगर आपने कोई ऐसा डिवाइस बना दिया जो 1000 मिली एम्पियर तक की करंट पर डिफ्लेक्शन दे सकता हो, तो होगा क्या? आप यहां पे कैसे लिखोगे? ये यहां पर आपका पहला डिफ्लेक्शन, मान लीजिए कि हम जीरो थोड़ी देर के लिए यहां से स्टार्ट कर रहे हैं ना, एक डायरेक्शन के अंदर ही मान रहे हैं अभी, तो यहां पे जीरो लिख दिया, तो ये 1 मिली एम्पियर। ऐसे मुझे कितने यहां पर बनाने हैं? कितने बनाने हैं? या फिर आप इसको ऐसे लिख दीजिए 0, 10 और इसके बीच में 10 लाइंस। ईच लाइन विल बी शोइंग 1 मिली एम्पियर का डिफ्लेक्शन। सो 10, 20, 100 ऐसे करते 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 आपको 1000 तक जाना है, तब जाकर के ये डिफ्लेक्शन एम्पियर 1 एम्पियर तक के रेंज का होगा। लेकिन अगर मिली एम्पियर यूज कर रहे हो और कोई कहे 20 एम्पियर, तो आप सोचो कि फिर कितने सारे हमें स्केल बनाने पड़ेंगे। इसका मतलब जो गैल्वेनोमीटर डिजाइन किए जाते हैं वो सर्किट टू सर्किट डिफरेंट तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि वो किस रेंज की करंट को मेजर करने वाले हैं। इसी तरह से अगर मैं 1 माइक्रो एम्पियर की बोलूं, मान लीजिए मेरा पहला डिफ्लेक्शन यहाँ पे आ रहा है और ये फर्स्ट लाइन का डिफ्लेक्शन मुझे शो कर रहा है किसके रेस्पेक्ट में? 1 मिली एम्पियर। अब मैंने 1 माइक्रो एम्पियर कर दिया, यानी कि इससे भी 1000 टाइम्स कम वाली करंट, तो उस पर तो डिफ्लेक्शन ही नहीं देगा। जीरो पर था, जीरो पर ही रखा रह जाएगा। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि माइक्रो एम्पियर करंट के लिए सेंसिटिव नहीं है। सो करंट सेंसिटिविटी, पहला डिफ्लेक्शन कितनी करंट पास करवाने पर आया वो उसकी करंट सेंसिटिविटी कहलाएगा। अगर मेरा 1 मिली एम्पियर पर मैंने मान लीजिए कि 20 मिली एम्पियर करवाने पर फर्स्ट डिफ्लेक्शन मेरा आया, तो हम बोल देंगे कि 20 मिली एम्पियर और टोटल डिफ्लेक्शन मान लीजिए इस तरीके से आया कि कहां पे आ गया? 20 पे आ गया।
पॉइंटर 20 पे आ गया 20 मिली एम्पियर पास कराने पर। तो इसका मतलब मैं क्या बोल दूं कि मेरा जो गैल्वेनोमीटर है वो किस रेंज को कर रहा है मेजर, 20 डिफ्लेक्शन, 20 तक का डिफ्लेक्शन आया कितनी एम्पियर पर, तो 1 डिफ्लेक्शन पर मिली एम्पियर। किसी ने कहा नहीं सर 10 डिफ्लेक्शन ही आए 20 मिली एम्पियर पर, तो हम बोलेंगे हाफ डिफ्लेक्शन 10/20 हाफ। तो यानी कि आप 1 डिफ्लेक्शन कितनी सी एम्पियर पर आएगा, कितने एम्पियर पर आएगा, 2 मिली एम्पियर पर 1 का डिफ्लेक्शन आएगा। किसी ने कहा सर 5 डिफ्लेक्शन आ रहे हैं 20 मिली एम्पियर पर, इसका मतलब हुआ 1 डिफ्लेक्शन कितनी मिली एम्पियर पास करवाऊं, 4 मिली एम्पियर, यानी कि पहला डिफ्लेक्शन ही 4 मिली एम्पियर पर आएगा। किसी ने कहा नहीं सर हमने 50 या 60 डिफ्लेक्शन आ रहे हैं, 60 डिफ्लेक्शन आ रहे हैं कितने पर, 20 मिली एम्पियर पर, इसका मतलब 3 डिफ्लेक्शन पर मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर पर तो 3 डिफ्लेक्शन आ गए, इसका मतलब 1 मिली एम्पियर पर 3 डिफ्लेक्शन आ रहे हैं तो 3 डिफ्लेक्शन केम इन 1 मिली एम्पियर, तो 1 डिफ्लेक्शन कितनी मिली एम्पियर पर आ जाएगा, 1/3 मिली एम्पियर, यानी कि ये 1 मिली एम्पियर से भी छोटी एम्पियर की, मिली एम्पियर की करंट को मेजर कर रहा है। तो 1/3 इसका मतलब 0.333 मिली एम्पियर की करंट पास करवाते ही पहला डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड द करंट सेंसिटिविटी। ये इसका बेसिक मीनिंग है। कितनों को ये मीनिंग समझ में आ गया अच्छे से? नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, ये थी करंट सेंसिटिविटी। अब हम बात करते हैं किसकी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी है ना, इसको बोल देते हैं VS, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो अब नाम से पता चल रहा है कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे कब, जब कुछ वोल्टेज सप्लाई करें हम इसको। तो ठीक वैसे जैसे किस करंट पर फर्स्ट डिफ्लेक्शन आ जाए, उसी तरह से किस वोल्टेज पर पहला डिफ्लेक्शन आ जाएगा वो उसकी क्या कहलाएगी, वोल्टेज सेंसिटिविटी कहलाएगी। तो इसको मैं डिफाइन कैसे कर सकता हूं, रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, पॉइंटर किसका होगा, गैल्वेनोमीटर का, ये रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर और ये डिफ्लेक्शन का मतलब phi टू द पोटेंशियल डिफरेंस applied is called voltage sensitivity of a galvanometer. इसका मतलब अगर इसका सिंबल VS है तो इसको क्या लिखूंगा, VS शुड बी phi अपॉन I। तो इसको दूसरी तरह से सिंपल वर्ड में क्या डिफाइन करूं, फाई का मतलब आई नहीं वी, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। फाई का मतलब डिफ्लेक्शन, वी का मतलब वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। तो सिंपल एक लाइन की वर्डिंग में क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, कि यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस पर कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस देने पर कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, वो उसकी कहलाएगी क्या, वोल्टेज सेंसिटिविटी। 1 वोल्ट पर जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन उतनी ही ज्यादा उसकी सेंसिटिविटी है ना। 1 वोल्ट पर जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन, 1 लाइन का डिफ्लेक्शन है, 2 लाइन का डिफ्लेक्शन है, 3 लाइन का डिफ्लेक्शन है, जितना ज्यादा 1 वोल्ट पर देगा उतनी ज्यादा सेंसिटिविटी। क्यों, क्योंकि अब मान लीजिए मैंने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं मान लीजिए गैल्वेनोमीटर से, और मान लीजिए मैंने 0 से स्टार्ट किया और यहाँ पर हमने कहाँ तक रख दिया, 500 वोल्ट 500 तक रख दिया थोड़ी देर के लिए। अब मान लीजिए मैंने 1 वोल्ट दिया और 1 वोल्ट पर ये 10 या इस पे 100, 200, 300, 400, 500 और ये 600 कर देते हैं। ठीक है, इनके बीच में मान लीजिए
कि 10 लाइन है तो या फिर 100 लाइन है इनके हर एक के बीच में, तो मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है, तो ये कितना डिफ्लेक्शन शो कर रहा है 30 का। अब मैंने बोला साहब यहाँ पर कि मैंने अगर या फिर मेरा पॉइंटर यहाँ पे आ चुका है, तो मैंने बोला 1 वोल्ट मैंने अप्लाई किया और डिफ्लेक्शन 100 का आ गया, 100 डिफ्लेक्शन आ गया। अब डिफ्लेक्शन का मतलब डिग्री, आप ये समझ लीजिए कि 100 डिग्री का डिफ्लेक्शन आ गया। तो उल्टा लिखूं इसको, 100 डिग्री का डिफ्लेक्शन कितने वोल्ट पर आया, 1 वोल्ट पर। तो 1 डिग्री का डिफ्लेक्शन कितने वोल्ट पर आ जाएगा, 1/100। इसका मतलब 0.01 वोल्ट। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया क्या 0.01 वोल्ट भी दोगे ना तो भी ये डिफ्लेक्ट करेगा, 0.01 वोल्ट दोगे तो भी डिफ्लेक्ट करेगा, 1 डिग्री का डिफ्लेक्शन शो करेगा। सिंपल है ना समझने के लिए कि 0.01 वोल्ट का दिया फिर भी 1 का डिफ्लेक्शन आ गया। मान लीजिए कि 1 वोल्ट पे 10 डिफ्लेक्शन आ रहे होते तो मैं क्या लिखता, 10 डिफ्लेक्शंस आ रहे हैं 1 वोल्ट पर, तो 1 डिफ्लेक्शन कितने पे आएगा, 1/10। तो इसका मतलब अब ये कितने के लिए सेंसिटिव हुआ, 0.1 वोल्ट पे। तो 0.1 वोल्ट पर ये पहला डिफ्लेक्शन देगा। इसका मतलब ये हुआ कि 0.1 वोल्ट से अगर आपने कम वोल्टेज रखा तो डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये 0.1 वोल्टेज के लिए यानी कि 1/10 वाले वोल्टेजेस के लिए ये सेंसिटिव है। इसी तरह से इसका मतलब अगर मैं मिली वोल्ट बोल दूं तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, मिली वोल्ट सेंसिटिव होने का मतलब होता है 10⁻³ वोल्ट के लिए सेंसिटिव होना, बोले तो 1/1000 वोल्ट के लिए सेंसिटिव होना, बोले तो 0.001 वोल्ट के लिए सेंसिटिव होना। तो अगर मैं बोल दूं कि मान लीजिए मेरा डिफ्लेक्शन 1 वोल्ट पर 1000 का आ रहा था, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1000 का डिफ्लेक्शन आ रहा था कब, 1 वोल्ट पर। तो 1 डिफ्लेक्शन कितने वोल्टेज पर आ जाएगा, 1/1000 वोल्ट। 1/1000 को ही तो मिली वोल्ट लिखते हैं। तो 1 डिफ्लेक्शन कब आ रहा है, 1 मिली वोल्ट अप्लाई करते हैं। इसका मतलब अब जो वोल्ट मीटर है वो मिली वोल्ट तक को मेजर कर सकता है, ये इसका मतलब है। तो ये इसकी कहलाती है क्या, वोल्टेज सेंसिटिविटी। कितनों को इसका मीनिंग भी समझ में आ गया। अब अगर हम पूछना चाहें कि ये जो सेंसिटिविटी है ये किन किन बातों पर डिपेंड कर रही है, तो उसके लिए हम क्या कर दें, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दे। कौन सा फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दे, यहां किसका फॉर्मूला नजर आ रहा है, φ/I में फाई का फॉर्मूला हमारे पास है। तो अगर मैं फाई का फॉर्मूला यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये बन गया मेरा NiAb/K डिवाइडेड बाय आई। आई से आई कैंसिल हो गया तो आई और आई कैंसिल, डायरेक्ट लिख दूं NaB/K। ये देखिए आई से आई नीचे वाला कैंसिल हो गया, NaB/K। और इसी तरह से यहां पर भी अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूं तो φ/V, फाई का फॉर्मूला NiAb/K और V का फॉर्मूला I/R। अगर मान लीजिए किसी सर्किट का वोल्टेज मेजर कर रहे हैं तो किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही करेंगे, R उसका रेजिस्टेंस हो गया, I से I कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया NaB/KR। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में एक रेजिस्टेंस भी एक्स्ट्रा आ रहा है हमारे पास, है ना। तो अगर मैं पूछूं कि व्हाट आर दोस फैक्टर्स ऑन विच sensitivity of galvanometer depends on, what are those factors। तो यहां पर देख रहे हैं कि भाई वन ऑफ द फैक्टर है n, नंबर ऑफ टर्न्स। क्लियरली ये न्यूमरेटर के अंदर है, इसका मतलब अगर मैं ऊपर वाली क्वांटिटी को बढ़ाऊंगा तो सेंसिटिविटी बढ़ गई। सो एज द नंबर ऑफ टर्न्स विल बी इंक्रीज, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर विल इंक्रीज। बट आप एक हद से ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स को नहीं बढ़ा सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते, आपने अगर, आपको ध्यान होगा डायग्राम एल्यूमिनियम फ्रेम पर जो हमने वाइंडिंग करी थी इस तरह की, अगर आपने बहुत ही ज्यादा टर्न्स कर दिए तो ये बल्की हो जाएगा, फिर पोर्टेबल नहीं रहेगा, मैनेज करने में दिक्कत आएगी, तो इट विल बिकम बल्की। तो इस वजह से आप नंबर ऑफ टर्न्स को ज्यादा नहीं बढ़ा सकते।
ठीक है, तो बढ़ा सकते हो, बढ़ा करके, लेकिन एक लिमिट तक। सो इसका मतलब एक नंबर ऑफ टर्न्स को कंसिडरेबल अमाउंट तक बढ़ा करके हम इसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। सेकेंड फैक्टर क्या है? एरिया। एरिया पर डिपेंड कर रहा है, तो एरिया इंक्रीज करके, एरिया ऑफ द कॉइल, ये एल्यूमिनियम का एरिया, इसको बड़ा कर दो, बड़ी कॉइल, फिर बड़ा एरिया, यानी कि फ्रेम ही शुरू में बड़ा ले लिया, इससे पहली बार में ही आपके जो टर्न्स आएंगी वो बड़े टर्न्स आएंगे। तो एरिया ऑफ कॉइल, कौन सी कॉइल? ये रेक्टेंगुलर कॉइल, इसको इंक्रीज करके, फिर से वही बात है, आप एरिया को भी एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, फिर से ज्यादा बड़ा करोगे फिर से बहुत बल्कि हो जाएगा, आपका इंस्ट्रूमेंट इतना बड़ा बन जाएगा, तो एक एरिया को भी अप्रोप्रिएट रखना पड़ेगा। थर्ड, मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, ये हमारे हाथ में मैग्नेटिक फील्ड, आप एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा दो, परमानेंट हॉर्सशू मैग्नेटिक फील्ड लगा दो, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज्यादा सेंसिटिव होगा। तो मैग्नेट, ये इसकी एक अच्छी बात होती है कि मैग्नेट स्मॉल साइज में भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स अवेलेबल होते हैं, जो आर्टिफिशियल तरीके से बनाए जाते हैं, परमानेंट मैग्नेट होते हैं। तो आप देखेंगे इतना सा मैग्नेट भी नेचुरल मैग्नेट के कंपैरिजन, नेचुरल मैग्नेट इतना बड़ा है, मान लो कहीं से मिला है, और हमारे पास स्टील वाला परमानेंट मैग्नेट है जिसको हमने आर्टिफिशियल तरीके से बनाया, इसकी स्ट्रेंथ को हम कई गुना बढ़ा सकते हैं एज कंपेयर टू नेचुरल मैग्नेट। तो छोटी सिचुएशन में भी मैग्नेटिक फील्ड को बहुत स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, ये हमारे हाथ में। तो इसको एक अच्छी खासी वैल्यू दी जा सकती है परमानेंट मैग्नेट का यूज करके, आर्टिफिशियल परमानेंट मैग्नेट का यूज करके, तो फिर सेंसिटिविटी अच्छी खासी बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है, और फोर्थ फैक्टर क्या है आपका? के टॉर्जनल कांस्टेंट। टॉर्जनल कांस्टेंट का मतलब, इसको बहुत से लोग ट्विस्ट कांस्टेंट भी बोल देते हैं। ट्विस्ट कांस्टेंट का मतलब क्या है कि भाई अगर मेरे पास कोई वायर है, मान लीजिए वायर, ये वायर मान लीजिए वायर, वो कितना इलास्टिक है, तो ये देखिए अगर मैं यहां पे रख रहा हूं और ये मेरा वायर है, इसको अगर मैं ऐसे ट्विस्ट दे रहा हूं, ये ट्विस्ट दे रहा हूं यहां पर, तो ट्विस्ट जितना ज्यादा दूंगा ये वापस से घूम करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर आने की कोशिश करेगा, और यही इसका क्या कहलाता है? टॉर्जनल कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, कहां गया और वायर? चलिए कोई नहीं, तो मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा कि टॉर्जनल कांस्टेंट को लेकिन हमें क्या करना है? ट्विस्टिंग, जितना ये टॉर्जनल कांस्टेंट कम होगा उतनी इजीली डिफ्लेक्शन आ जाएगा। कहने का मतलब, आप बहुत ज्यादा हार्ड वायर ले रहे हो तो ट्विस्ट ही नहीं होगा, वो ट्विस्ट ही नहीं होगा, और आपने सॉफ्ट वायर ले लिया लेकिन वो ऐसा हो गया कि वो आपने बैंड किया और वो वापस अपनी पोजीशन को ही रिगेन नहीं कर पा रहा, यानी कि उसके अंदर एंटी टॉर्क हो ही नहीं रहा है, तो भी वो किसी काम का नहीं है। तो आपको मटेरियल इस तरह का चूज करना पड़ेगा जो इजीली ट्विस्ट भी हो जाए और वापस से अपनी एक्चुअल पोजीशन को रीगेन भी कर ले। दैट्स व्हाई जो हेयर स्प्रिंग्स हैं उनका टॉर्जनल कांस्टेंट मिनिमम रखने के लिए फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल यूज किया जाता है। इसके 2-3 रीजन है। पहली चीज, ट्विस्टिंग बहुत इजीली हो जाती है, और दूसरी चीज, उतना ही इजीली सारे इफेक्ट हटा दें तो उतना ही इजीली ये वापस से अपनी शेप को रीगेन कर लेता है। रिजिडिटी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी खासी होती है इसके अंदर, रिजिडिटी प्रॉपर्टी, या फिर ये बोल दो कि ऑलमोस्ट परफेक्ट इलास्टिक टाइप के मटेरियल की कैटेगरी के अंदर रखे जाते हैं। 11th ग्रेड में आपने पढ़ा होगा व्हाट आर परफेक्ट इलास्टिक, इन इलास्टिक। इन इलास्टिक जिनको आपने एक बार बैंड कर दिया किस फोर्स लगा करके, और जब वो फोर्स हटाया तो वो अपनी शेप को रीगेन नहीं कर रहे हैं, शेप साइज को, तो वो इन इलास्टिक की कैटेगरी के अंदर आ गए। इलास्टिक कैटेगरी में कौन आते हैं? जिनको आपने फोर्स दिया उस टाइमिंग के लिए वो डिफॉर्म हो गए, लेकिन फोर्स हटाते ही वो अपनी शेप साइज को रीगेन कर लें। तो जो जितनी जल्दी इस प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगा इजीली, वो इलास्टिक कैटेगरी में। यही रीजन होता था कि स्टील और रबर बैंड में, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर बैंड। रबर बैंड के कंपैरिजन में स्टील, भले आप में फोर्स लगा रहे हो लेकिन वो अपने शेप साइज को इजीली रीगेन करता है, तो स्टील को हम जनरली, तो फॉस्फर ब्रॉन्ज वो मटेरियल है जिसके अंदर जो किस तरह का बिहेव करता है? इलास्टिक, ऑलमोस्ट परफेक्ट इलास्टिक। इसका मतलब आपने उसको ट्विस्ट तो दिया, लेकिन वो जैसे ही बाकी के करंट वगैरह खत्म हुई, फोर्स वगैरह हट गए, करंट खत्म होने का फोर्स हट गया, फोर्स खत्म होते ही वो अपनी शेप को रीगेन कर लेगा। तो पॉइंटर जो इधर डिफ्लेक्ट हुआ था
करंट बंद करते ही वो वापस जीरो पे आ जाएगा इजीली। ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता, ठीक है, जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होता, और नॉन मैग्नेटिक है, मैग्नेट्स का इसके ऊपर, मैग्नेटिक इफेक्ट का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसके ऊपर तो सिर्फ फोर्स जो लग रहा है वायर वाली कॉइल में जिसके कारण वो घूम रहा है, इस वजह से स्प्रिंग घूम रही है। स्प्रिंग खुद मैग्नेटिक फोर्सेस के कारण नहीं घूम रही, कॉइल घूमने के कारण स्प्रिंग घूम रही है। तो ये नॉन मैग्नेटिक इफेक्ट वाली होती है, यानी कि इसके ऊपर मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होते। इस रीजन से हम क्या यूज करते हैं, फॉस्फोर ब्रॉन्ज मटेरियल को यूज किया जाता है। तो दीज आर द 4 फैक्टर्स बेसिकली, है ना। और इसी तरह से मान लीजिए किसी ने कह दिया कि भाई नंबर ऑफ टर्न्स भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, तो इसके खुद के कारण टर्न्स बढ़ जाएंगे, तो हर एक का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो सकता है थोड़ा, ठीक है। सो हम इन चीजों को बढ़ाते, रीजन यहाँ पे दिख भी रहा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस भी हमें कंपैरेटिवली लो रखना है, लेकिन वो हमारे हाथ की बात नहीं है। एक नंबर ऑफ टर्न्स को आप एप्रोप्रिएट अमाउंट तक बढ़ा सकते हो। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच द सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स ऑन। कितना समझ में आ गया है? हाँ भाई, नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ गैल्वेनोमीटर। सो वैसे आप लोग खुद से रीड भी कर सकते हैं इसको, तो कुछ एडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एडवांटेज तो ये है ही सही कि जो सेंसिटिविटी है वो किस पर, या जो डिफ्लेक्शन है वो किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई पर। तो इसका मतलब जो स्प्रिंग हमने एयर स्प्रिंग बनाई थी जिससे हमारा पॉइंटर जुड़ा हुआ था, तो जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगी इसमें डिफ्लेक्शन भी इजीली आएगा। तो एक लीनियर स्केल को यूज किया जा सकता है इसको मेजर करने के लिए। तो लीनियर स्केल कैन बी यूज्ड सिंस the deflection or sensitivity is directly proportional to the current. So एक one of the advantage हो गया कि हमें कोई बहुत कॉम्प्लेक्स डिटेक्टर की जरूरत नहीं है, एक सिंपल लीनियर स्केल विद पॉइंटर हमारा पूरा पर्पस सॉल्व कर देगा, और हम करंट को इजीली मेजर कर सकते हैं। तो कोई जरूरत नहीं है डिजिटल ही हो, हम इसको नॉन डिजिटल वे में भी इजीली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप करंट को इजीली लीनियर स्केल बेस पर कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरे एडवांटेज की अगर बात की जाए तो इसको हम, दूसरा एडवांटेज क्या हो जाएगा कि जो गैल्वेनोमीटर है इसको आप कैन बी मेड मोर सेंसिटिव कैन बी मेड मोर सेंसिटिव इजीली, कि इसको आप इजीली मोर सेंसिटिव बना सकते हो, जिससे एक करंट को इजीली मेजर कर सके। किसके थ्रू? उन्हीं फैक्टर्स के थ्रू जो अभी 4 फैक्टर्स डिस्कस किए थे, बाय यूजिंग NBA अपॉन के, ठीक है। ये IS यानी कि फाई अपॉन आई की वैल्यू चल रही थी, तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा करके, एरिया बढ़ा करके, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करके और टॉर्सनल कांस्टेंट को डिक्रीज करके वी कैन इजीली मेक द गैल्वेनोमीटर मोर सेंसिटिव, ठीक है। तो ये वन ऑफ द एडवांटेज हो गया कि ये सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है बनाते टाइम, ठीक है, गैल्वेनोमीटर की डिजाइन करते टाइम। थर्ड एडवांटेज क्या हो जाएगा कि जो आप टॉर्सनल ये जो गैल्वेनोमीटर बनाया, क्योंकि इसके अंदर जो स्प्रिंग लिए वो आपने फॉस्फोर ब्रॉन्ज के लिए, फॉस्फोर ब्रॉन्ज मटेरियल के लिए, तो यहां पर इससे होगा क्या, फॉस्फोर ब्रॉन्ज से ये नॉन मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इफेक्ट से ये इसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज, एक चीज तो ये, दूसरी चीज आप इसके स्प्रिंग के यहां पर जो मैग्नेट्स रख रहे हो कॉनकेव शेप, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाले मैग्नेट है। तो जो गैल्वेनोमीटर का जो बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर ये मैग्नेट्स वगैरह लगे हुए, ये इतने पावरफुल हैं कि बाहर अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा भी सही, तो पॉइंटर उन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल
मैग्नेटिक फील्ड्स या मैग्नेटिक इफेक्ट्स। और क्योंकि ये नहीं हो रहा तो आप इसको ऐसे सीधा रखो, ऐसे टेढ़ा कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इन एनी पोजीशन, इन एनी वेयर इट कैन बी यूज, इन एनी पोजीशन एंड प्लेस इट कैन बी यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड, अगर प्रोवाइडेड कि यहां का अंदर का जो आपका मैग्नेट है वो बाहर वाले जितने भी मैग्नेटिक फील्ड है उनसे स्ट्रांग है। तो यहां पर जो भी कॉइल पर नेट इफेक्ट आएगा वो सिर्फ अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही आएगा और पॉइंटर अंदर वालों के कारण ही मूव कर रहा होगा। दीज आर सम एडवांटेजेस। ठीक है, तो डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस इसके क्या क्या हो सकते हैं? अगर मैं डिसएडवांटेज को डिस्कस कर लूं, मान लीजिए डिसएडवांटेज को कि तो डिसएडवांटेज को अगर मैं डिस्कस करूं तो डिसएडवांटेज की क्या क्या हो सकते हैं इसके? पहला सबसे बड़ा जो मेजर डिसएडवांटेज है, ज्यादा नहीं है लेकिन मेन डिसएडवांटेज यही है कि आप इसकी जो सेंसिटिविटी है एक हद तक तो बढ़ा सकते हो लेकिन उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, एक बार बन गया, एक बार मैन्युफैक्चर हो गया, फिर उसके बाद आप उसकी सेंसिटिविटी को नहीं बढ़ा सकते। यानी कि जो गैल्वेनोमीटर है तो आफ्टर डिजाइन या मैन्युफैक्चर्ड, आफ्टर डिजाइन we can't change its sensitivity कि भाई एज पर डिजायर। एक बार मैन्युफैक्चर के टाइम पे आपको जो करना है कर लो। एक बार ये बॉक्स बना करके हमने आपके हाथ में दे दिया तो ये अगर माइक्रो एम्पियर के लिए डिजाइन किया है तो ये माइक्रो एम्पियर वाली करंट ही यूज करेगा। मिली एम्पियर के लिए डिजाइन किया है तो मिली एम्पियर वालों को ही डिटेक्ट करेगा, माइक्रो एम्पियर को डिटेक्ट नहीं करेगा। एम्पियर वाले के लिए करा है तो माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर को डिटेक्ट नहीं करेगा। ये इसका डिसएडवांटेज है सबसे बड़ा। तो हमें अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरह के गैल्वेनोमीटर की नीड होगी। हम अपने अकॉर्डिंग गैल्वेनोमीटर को जिस टाइम, एक ही गैल्वेनोमीटर को हर जगह पर यूज नहीं कर सकते, हर सिचुएशंस के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और उसके बाद भी आपने अगर मान लो यूज कर लिया, कैसी जगह पे यूज कर लिया जहां पे करंट बहुत ज्यादा हो, तो इसमें क्या हो जाएगा? हीटिंग हो जाएगी, कॉइल के अंदर हीटिंग हो जाएगी और ये बर्नआउट हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर ज्यादा आपने करंट वगैरह सप्लाई कर दी तो ये ओवरहीट होकर के जल सकता है, डैमेज हो सकता है। दीज आर द फ्यू डिसएडवांटेजेस। तो दिस वाज द कंप्लीट मूविंग गैल्वेनोमीटर, इट्स सेंसिटिविटी। और सेंसिटिविटी में हमने देखा करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसके वो फैक्टर्स जिन पर ये डिपेंड करता है, एंड एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। ये पूरा टॉपिक, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड इट फुली? सो नाउ द टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। तो गैल्वेनोमीटर बेसिकली अगर जनरल टर्म्स में पूछा जाए कि व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, सो बेसिक पर्पस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज टू डिटेक्ट द करंट इन द फ्लोइंग इन द सर्किट। लेकिन अब हमें चाहिए प्योरली सिर्फ करंट को ही डिटेक्ट करे, डिजायर अमाउंट की करंट को डिटेक्ट करे। तो उस सर्किट को, उस डिवाइस को बोलते हैं अमीटर, है ना। गैल्वेनोमीटर का पर्पस बेसिकली होता है पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर करना और करंट को भी मेजर करना, दोनों चीज को मेजर कर सकता है। लेकिन मेजर करने के लिए पर्टिकुलर एक टाइम पे एक ही जैसे तरीके से, यानी कि सिर्फ करंट ही मेजर की जाए तो उस टाइम पर उसको बोला जाएगा अमीटर, और उसके अंदर कुछ स्पेशल तरीके के अरेंजमेंट हमें करने पड़ते हैं। तो अब हम यही देख रहे हैं कि एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, तो देखिए यहां पर कि प्रोसेस क्या है। ठीक, अब आप लोग समझ चुके हो कि गैल्वेनोमीटर, ये वाली पूरी एक कॉइल, इसके ऊपर एक सिलेंडर के अंदर ये कॉइल फिट थी, इसके ऊपर हमने इंसुलेटेड, ये फ्रेम के ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर लगाए थे, फिर इसको एक सॉफ्ट आयरन कोर में रखा था। ठीक है, फिर यहाँ पे ये मैग्नेट लगाए थे। ये पूरा सिस्टम मिलकर के गैल्वेनोमीटर बना रहा है। तो ये जो कॉइल है इसका खुद का भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो Rg, और बुक्स के अंदर जनरली इसको सिंबल दिया जाता है
कैपिटल जी. So what is capital G? Capital G is the रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल या रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर. जी बोले तो गैल्वेनोमीटर. तो अब मैं जो सिंबल यूज करूंगा आपके माइंड में ये चीज चलनी चाहिए कि हम किस चीज की, जी क्या है, ये रेजिस्टेंस है किसका, गैल्वेनोमीटर का. तो पहले मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको कि कैसे कन्वर्ट करते हैं. अगर ये हमारा गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस जी लिख रखा है, मतलब दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर. अगर ये गैल्वेनोमीटर है तो इसको अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट वी डू, इसके पैरेलल के अंदर एक रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस इस पे कनेक्ट कर देते हैं. ठीक है, लो वैल्यूड रेजिस्टेंस, और इसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस हम एस बोल रहे हैं. जैसे जी इज द resistance of galvanometer, resistance of galvanometer, and S is the shunt resistance या resistance of shunt. तो इसको जनरली क्या प्रोनाउंस करते हैं, शंट रेजिस्टेंस, लो वैल्यूड. ठीक है, किससे लो वैल्यूड है, the S will be very very less than to G. जो भी इसका रेजिस्टेंस होगा उससे कई टाइम्स ये होता है कम. ठीक है, मान लीजिए कि इसका अगर 100 ओम है इसका रेजिस्टेंस कॉइल का, तो ये 1 ओम का के आसपास ही होगा. 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम, इतना ही. ये 1000 ओम है तो ये हो सकता है 10 ओम ही हो, 20 ओम ही हो, 30 ओम, 40 ओम, इतना ही हो. ठीक है, सो ये है लो वैल्यूड का. अच्छा, ये जो शंट रेजिस्टेंस है, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर. जो भी आपके पास गैल्वेनोमीटर होगा, यानी कि उसका ये जो रेजिस्टेंस चल रहा होगा, ये यहां पे मैं ऐसे शो कर देता हूं आपको ताकि आपके माइंड में ये चीजें चलती रहे. ये जी, इस जी रेजिस्टेंस के पैरेलल में हम इसको कनेक्ट करते हैं. ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो भी मैं पहले आपको डायरेक्ट समझा रहा हूं. तो ये जो पूरा डिवाइस बना, इसको अगर मैं गोला कर दूं, सो इसी को बोलते हैं अमीटर. ये देखिए, जब हम ये ए बनाते हैं तो इस ए का मतलब है, इस ए के अंदर क्या चीजें हैं, ए के अंदर ये दो चीजें हैं. एक जी जुड़ा हुआ है गैल्वेनोमीटर, और उसके पैरेलल के अंदर क्या लगा हुआ है, शंट लगा हुआ है. इस कंबाइंड इसको ही क्या बोला जा रहा है, अमीटर. ठीक है, दूसरी चीज, जो अमीटर आपका ये बॉक्स बना, ये डिवाइस जो बना, ऐसा करने पर इट इज ऑलवेज कनेक्टेड. कौन, इट का मतलब अमीटर. अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज of the circuit or element or electric element through which passed current, जो भी करंट पास हो चुकी होगी या पास हो रही होगी, पास करंट टू बी मेजर्ड. जिस करंट को मेजर करना है, जो किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट से पास हो रही है, उसको मेजर किया जाना है. उस एलिमेंट के या उस सर्किट के सीरीज के अंदर इसको ऐड किया जाता है. जैसे मान लीजिए, कैसे होगा, ठीक है, तो पहले मैं इसका ही सिंबल वापस यहां पे बना देता हूं. यही है आपका ए, और ये ए कैसा बना हुआ है, ये ए, और ये ए दिख कैसा रहा है, ये ऐसा दिख रहा है. ये जी, और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस, ये. ठीक है, अच्छा, मान लीजिए कि ये हमने जनरल प्राइमरी सर्किट बना दिया, हमारा की भी लगा दी. अब इससे ये एक बैटरी लगा दी 20 वोल्ट की, तो इससे कुछ ना कुछ करंट पास हो रही होगी. तो
इस रेजिस्टेंस से होती होती गई, यानी कि कहीं पे भी इस पूरे सर्किट में आपको कहीं पे भी मेजर करना है कि करंट कितनी होगी। तो जहां से करंट निकल रही है आपको पता है कि भाई यहां से करंट पास हो रही है, तो आप यहीं पे एमीटर लगा दोगे, इस पूरे सिस्टम को उठा के यहां लगा दो। किसी को चाहिए नहीं सर मैं यहां नहीं यूज करना चाहता, करंट यहां से भी तो निकल रही है, तो यहां लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। लगाना कैसे? इस पूरे सर्किट के सीरीज में लगाना है, ये इसका बेसिक एम होता है, बेसिक पर्पस होता है। एक पॉइंट और याद रखेंगे अभी कि फॉर आइडियल अमीटर, आइडियल अमीटर अभी डायरेक्ट बता रहा हूं, फिर इसको अभी बाद में देखते हैं। आइडियल अमीटर रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, मैं गैल्वेनोमीटर की बात नहीं कर रहा हूं, अमीटर का रेजिस्टेंस, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन बना इस पूरे का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही किसका बोला जाएगा? अमीटर का। तो जो रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर है शुड बी 0, है ना, शुड बी 0। आइडियल की बात करें, और ऐसा हमें पता है प्रैक्टिकली पॉसिबल होता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज बोली जाती है साहब, ठीक है, ओके। चलिए आगे अब इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं कि क्यों ये सारी कहानी हमने करी और क्या इसका पर्पस है, और इसको ऐसे ही क्यों बनाते हैं, यहां क्यों नहीं लगाते, कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते। ऑलराइट, अब हमारे पास है साहब, मान लीजिए ये एक गैल्वेनोमीटर है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये इसका कॉइल का रेजिस्टेंस है। कॉइल के रेजिस्टेंस यानी कि गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को हमने क्या बोल रखा है? जी बोल रखा है साहब। ऑलराइट, अब होगा क्या, मान लीजिए सर्किट है, इसमें आपने ऐसे यहां लगाया, तो यहां से कितनी करंट आ रही है? आई करंट आ रही है, ये आई करंट आ रही है, इस सर्किट से आई करंट आ रही होगी, है ना। अब आपको पता है, हम ये चीजें सीख चुके हैं कि सेंसिटिविटी वगैरह ये सब कुछ सीख चुके हैं कि जो गैल्वेनोमीटर बना है वो एक फिक्स्ड डिवाइस है ना, जो एक फिक्स अमाउंट की करंट को मेजर कर सकता है। अब या तो ये गैल्वेनोमीटर डिजाइन किया गया है मिली एम्पियर की करंट्स को डिटेक्ट करने के लिए, या हो सकता है ये माइक्रो एम्पियर की करंट को डिटेक्ट कर सकता हो, या हो सकता है ये एम्पियर रेंज की करंट को 1 एम्पियर से 10 एम्पियर की। जनरली जो गैल्वेनोमीटर होते हैं, क्योंकि एक छोटे से बॉक्स में ही बंद होते हैं, आपने देखा होगा लैब वगैरह के अंदर गैल्वेनोमीटर कितने से बड़े होते हैं, एक इतने से फिजिकली इतना, जितना मैंने बोर्ड पे बना दिया ऑलमोस्ट इतना ही बड़ा एक बॉक्स होता है, उसके अंदर ही ये पूरा सिस्टम होता है। तो जनरली जो गैल्वेनोमीटर डिजाइन किए जाते हैं वो माइक्रो एम्पियर, ज्यादा से ज्यादा मिली एम्पियर की रेंज वाली वैल्यूज की करंट को डिटेक्ट करने के लिए, मेजर करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। लेट्स सपोज जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, इट कैन मेजर, इनिशियली हम ले रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम गैल्वेनोमीटर डिजाइन फॉर माइक्रो एम्पियर, यानी कि मिनिमम से मिनिमम करंट को भी डिटेक्ट कर सके। सो दिस गैल्वेनोमीटर इज डिजाइन फॉर डिटेक्टिंग माइक्रो एम्पियर करंट्स, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, और लेट सपोज इसकी जो रेंज है, जो इसमें डिफ्लेक्शन स्केल होता है इसके अंदर, यहां पर ये मान लीजिए यहां पे डिफ्लेक्शन 0 पर होता है, इधर और इधर मान लीजिए मैं बोल दूं 100 माइक्रो एम्पियर इधर चल रहा है और 100 माइक्रो एम्पियर, यानी कि आप टर्मिनल चेंज कर रहे हो तो एक बार डिफ्लेक्शन इधर आ सकता है, एक बार उधर आ सकता है। मैक्सिमम ये 100 माइक्रो एम्पियर को मेजर कर सकता है, या 100 से ज्यादा को मेजर नहीं कर सकता। आप चाहो तो इसको 20 माइक्रो, यानी कि जिस भी रेंज के लिए आपने डिजाइन किया है, ये उस रेंज की वैल्यूज यहां पे लिख दी है मैंने, ठीक है। तो डिजाइन फॉर माइक्रो एम्पियर, ठीक है साहब। लेट सपोज इसका मतलब अगर मैंने 100 माइक्रो एम्पियर लिख रखा है तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 माइक्रो एम्पियर, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 100 माइक्रो एम्पियर। तो अगर मैं पूछूं इस टाइम पे रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो अभी रेंज कितनी चल रही है? 0 to 100 माइक्रो एम्पियर, 0 to 100 माइक्रो एम्पियर। इसके अंदर जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, जिस मैक्सिमम वैल्यू को ये मेजर कर सकता है, वो कहलाती है इसकी फुल डिफ्लेक्शन करंट, जिसको सिंबल दे दिया गया है IG, फुल
डिफ्लेक्शन करंट या फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल बोल दो या फुल डिफ्लेक्शन करंट, नाम से समझ में आ रहा होगा। फुल स्केल, आप देखिए यहाँ पे ये नीडल यहाँ पे, पॉइंटर यहाँ पे, ये फुल स्केल कहां तक आ सकता है? 100 तक ही आ सकता है। फुल स्केल पे ये कितना मेजर कर रहा होगा? 100 माइक्रोएम्पियर। इसी वैल्यू को हमने क्या नाम दे दिया है कि हाँ भाई ये वो मैक्सिमम करंट है जिसको गैल्वेनोमीटर मेजर कर सकता है। तो आईजी का मतलब अब माइंड में आप ध्यान रखेंगे, फुल स्केल, एक पॉइंटर अपना फुल स्केल तक कहां तक डिफ्लेक्ट हो सकता है, उस वैल्यूड वाली करंट को हम फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट बोलते हैं, आईजी। ठीक है, ये हो गया साहब हमारा आईजी। इस आईजी को ये मेजर कर सकता है और करंट भेज रहे हैं साहब हम यहां पर। अब होगा क्या, मान लीजिए आपने ये यहां से इसको लगा दिया, डायरेक्ट लगा दिया, अभी अमीटर नहीं बनाया, इसी को लगा दिया कि हम तो इसी से कर लेना करंट को मेजर, इसी को आपने इस जगह पे लगा दिया सीरीज के अंदर डायरेक्टली। ओके, अब मान लीजिए आपने यहां पे फ्लो करवाई 20 माइक्रो एम्पियर। अगर 20, थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूं, छोटे छोटे दिख रहे होंगे आपको स्क्रीन पर, थोड़ा बड़ा बना देता हूं। ये 0, ये 100, ठीक है, तो यहां पे 50 रहा होगा। सो ऐसे इसमें 1 1 2 3 1 2 3 4, सो ये 100 हो गया, ये आपका 50 माइक्रो एम्पियर हो गया, 100 माइक्रो एम्पियर, 50 माइक्रो एम्पियर, 1 2 3 4, ठीक है। सो ईच लाइन इज रिप्रेजेंटिंग 10 माइक्रो एम्पियर। अब आपने क्या किया, करंट फ्लो करवाई इसमें 20 माइक्रो एम्पियर की, 20 माइक्रो एम्पियर की। ये मान लीजिए करंट इधर से इधर जा रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 पे 50 माइक्रो एम्पियर, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 100 माइक्रो एम्पियर। सो 20 का डिफ्लेक्शन ये उधर की तरफ देने वाला है, तो ये 10, ये 20, तो ये आपका पॉइंटर घूम के यहाँ पे आ जाएगा, 20 माइक्रो एम्पियर मेजर हो गई। 30 करवाएंगे तो 30 पे आ जाएगा, 40 करवाएंगे 40 पर आ जाएगा, और मान लीजिए यहाँ पे रख दिया मैंने ये 90 माइक्रो एम्पियर। जब आपने 90 माइक्रो एम्पियर करवा दी, 100 करवा दोगे तो क्या हो जाएगा, 100 पे आ जाएगा। ये यहाँ पे मान लीजिए 100 पे आ गया, इस जगह पे ये 100 है। अब 100 के बाद जैसे ही आपने 101 माइक्रो एम्पियर करवाई, तो ये बस ये कोशिश करेगी नीचे जाने की, लेकिन जाएगी नहीं। तो ये वहीं पे आप लैब के अंदर देखना कभी करके, आप जब बैटरी से ज्यादा वोल्टेज दे दो, यानी कि ज्यादा करंट पास हो जाए, तो ये वहीं पे ठक 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 करता रहेगा। इसी कोशिश रहेगी मैं नीचे जाऊं, लेकिन ये तो यहीं तक जा सकता है ना, इससे ज्यादा की जा नहीं सकता। किसी ने फिर क्या दिया कि मैं तो और नीचे भेजना चाहता हूं, और उसने गुस्से में इतनी करंट भेज दी 1000 माइक्रो एम्पियर। पता चला कि इसमें से धुएं निकलने चालू हो गए। क्यों? क्योंकि इसका जो लोड है, वो लोड कौन ले रहा है? इसका कॉइल का रेजिस्टेंस। ये कहां तक बेयर कर सकता था? 100 माइक्रो एम्पियर तक बेयर कर सकता था। अब 100 से आपने 100 करवा दी, तो चलो कोई बात नहीं, उसके अकॉर्डिंग हम प्लस माइनस 10% तक टॉलरेंस लेकर के चलते हैं रेजिस्टेंस के अंदर, आपको पता ही होगा। तो मान लीजिए कि 110 तक ये जला नहीं, लेकिन आपने 1000 कर दी, 10 टाइम्स ज्यादा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ठक, बर्स्ट हो जाएगा, आपका गैल्वेनोमीटर खत्म, पॉइंटर वगैरह वहां पे खत्म। हो सकता है वो स्प्रिंग टूट जाए एकदम से, झटके से आपने ये 0 पे था, आपने डायरेक्ट 1000 दे दी, यहाँ ढक, वो उसकी नीडल ही इतनी तेज टकराई कि वो मुड़ जाए, क्योंकि लाइट नीडल है ना, और हाथों हाथ इधर ये जल गया, आपका हो गया डैमेज। अब मैं कैसे यूज करूं इसको? तो अब इसी फैसिलिटी को, गैल्वेनोमीटर को हम यूज कर सकते हैं अमीटर बना करके लार्ज वैल्यूज करंट को डिटेक्ट करने के लिए। हमारे पास है गैल्वेनोमीटर जो मेजर कर सकता है 100 माइक्रो एम्पियर तक, लेकिन अब मुझे इसी गैल्वेनोमीटर, मेरे पास और कुछ है नहीं, अब मुझे क्या करना है कि मुझे एक सर्किट में 1000 माइक्रो एम्पियर वाली करंट को मेजर करना है,
ठीक है, या 10,000 माइक्रो एम्पियर या 1 लाख माइक्रो एम्पियर, यानी कि 1 एम्पियर तक जाना है। 1 एम्पियर कब बनेगी? जब मैं 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब 10⁻⁻6 एम्पियर। तो 1 एम्पियर कब बनेगा? जब मैं 10⁻6 से मल्टीप्लाई करूं। तो 10⁻6 माइक्रो एम्पियर 10 लाख माइक्रो एम्पियर दूं तब जाकर के 1 एम्पियर बनेगा। तो चलो इतनी हम एम्पियर वाली बात नहीं करते, मिली एम्पियर पे पहुंचते हैं। मिली एम्पियर बनाना है तो माइक्रो को मुझे -6 से -3 लाना है, तो 3 टाइम्स। तो मुझे कितनी करनी है? 1000 टाइम्स। 1000 माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर की रेंज में आ गया। तो हो सकता है मैं 2000 माइक्रो एम्पियर यानी कि 2 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, इस तरह की करंट को मैं मेजर करना चाहता हूं और मेरे पास गैल्वेनोमीटर ये वाला है। इससे कैसे करूंगा? ये दिक्कत हो जाएगी, ये बर्न हो जाएगा डायरेक्टली। अब उसके लिए ही फैसिलिटी बनाई गई है ये कि हम इस गैल्वेनोमीटर को अब प्रॉपरली कन्वर्ट करने वाले हैं किसमें? अमीटर में। क्यों करने वाले हैं? देखिए आप रीजन। मान लीजिए कि इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखिए आप एक एग्जांपल लेते हैं। तो पहले तो ये तो समझ में आएगी आपको रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, ठीक है। तो इसको आगे पहले रब कर देते हैं और आगे समझते हैं भी। आपने देखा होगा कि यार बहुत सी सिचुएशन ऐसी होती है जिसके अंदर हम कह देते हैं कि भाई बहुत सी क्लास के अंदर हम ग्रुप्स बना देते हैं काउंटिंग के लिए। बहुत सारी, कई बार बहुत सारी चीजें होती है जिनको काउंट करना मुश्किल होता है डायरेक्टली, तो हम उनके ग्रुप्स बना देते हैं कि भाई एक ग्रुप में 10 है। तो अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास 1 ग्रुप है, इसका मतलब मुझे पता है उसके अंदर नंबर ऑफ पर्संस कितने? 10। एक दूसरा ग्रुप बना दिया तो उसका मतलब कितना हो गया? 2 ग्रुप मेरे पास होने का मतलब मेरे पास काउंटिंग डायरेक्ट आ गई 20। 10 ग्रुप बना दिए तो मुझे पता है कि मेरे पास अगर 10 ग्रुप आए हैं तो इसका मतलब मेरे पास 100 पीपल है, 100% है। इसका मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूं कि मैं बड़ी चीजों को छोटे ग्रुप्स में कन्वर्ट करके उन छोटी की किसी एक सिंगल वैल्यू को मेजर कर लूं, तो वो बड़ी की उसके अकॉर्डिंग मेजर हो जाएगी वैल्यू। फॉर एग्जांपल जैसे समझिए आजकल क्या होता है कि बजरी की, रेत की बहुत ज्यादा चोरी होती है ना। तो मान लीजिए एक रोड पर एक बजरी का ट्रक जा रहा है साहब, बजरी का ट्रक जा रहा है, ये सैंड लेकर के जा रहा है। अब ये जा रहा है, अब ये नहीं पता कि आगे पुलिस है कि नहीं है, कि पुलिस वाले पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे। इसने अपने जहां से भी इसने बजरी उठाई, रेत उठाई, इसने क्या कर दिया, अपने यहां से 100 ट्रक भेज दिए, 100 ट्रक भेज दिए। तो जो इसका ऑनर था और ये पहुंचाने इसको कहीं और पे, तो कैसे पता कि बीच में ये बजरी वाला कि 100 ट्रक निकले हैं जो जहां से भरे थे, या वहां से 50 ट्रक्स निकले थे, या 10 ट्रक्स निकले हैं, या कितने कितने व्हीकल्स निकल रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? तो क्या किया, एक सिस्टम बना दिया हमने। ठीक है, मान लीजिए कि आगे चल करके एक नैरो रोड हो रही है और इस नैरो रोड से क्या हो सकता है, एक ट्रक ही पास हो सकता है, एक सिंगल ट्रक, और एक से ज्यादा, भले ही रास्ता चौड़ा मान लो, आप नैरो मत मानो, चौड़ा मानो, लेकिन ये थोड़ा इस तरीके का है कि अगर 2 ट्रक एक साथ चले गए या बहुत ज्यादा ट्रक चले गए तो ये रोड या पुल जो है वो बैठ जाएगा, ऐसा मान लो आप। ठीक है, तो ये वाला है रास्ता बहुत कम। इसका मतलब बस यहां से ये बोल रहा हूं, समझने का मतलब समझना कि यहां से केवल एक ट्रक ही पास हो सकता है। ठीक है, तो क्या किया हमने, इस रूट को डाइवर्ट कर दिया, इस रूट को डाइवर्ट कर दिया यहां तक के लिए। जैसे बहुत सी जगह काम चलता रहता है, रूट हैज बीन डाइवर्टेड कि आप यहां से जाइए, है ना, पुल वुल का काम चलता रहता है दिल्ली वगैरह में, अगर आप कहीं कभी गए हो, देखा हो आप लोगों ने तो, या बहुत सी सिटीज में चलता है, दिल्ली क्या होती है। ठीक है, तो ट्रक जा रहा है, ट्रक इधर से सारे जाकर के इधर आएंगे। अब इस जो ट्रक का ओनर था उसने क्या किया, एक जगह यहां पर ले ली कि तुम एक काम करना, ये एक ट्रक से तो खराब नहीं हो रहा, एक ट्रक का जाने का रास्ता भी है, तो तुम एक काम करना, 10 ट्रक यहां से पास करवा देना और उसके बाद फिर 11th ट्रक इधर से पास कराना। यानी कि हर 10 ट्रक में इसके बाद
एक ट्रक तुम यहां से भेजना। इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि एक ट्रक इधर निकला, मालिक यहां बैठ गया, तो उसको पता है कि 10 ट्रक के बाद एक ट्रक आ रहा है, तो उसको पता चल गया 1 ट्रक इज इक्वल टू 10 ट्रक, ये चले गए। फिर अगर यहां से मान लीजिए पूरे दिन भर में 5 ट्रक पास हुए हों, तो बताइए टोटल कितने ट्रक आगे जा चुके होंगे? 50। 50। इसी तरह से 7 ट्रक्स पूरे दिन भर में पास हुए हो, तो इसका मतलब टोटल कितने ट्रक्स जा चुके होंगे? 70। कॉन्सेप्ट समझना, कम वैल्यू को मेजर करके मैं ओवरऑल बड़ी वैल्यू मेजर कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं? वैल्यू मैं यहां पर लेकिन मुझे पूरी वैल्यू पता चल रही है कि कितने टोटल ट्रक्स जा रहे हैं यहां पर। इनकी काउंटिंग में फिर इसको लास्ट में ऐड कर दूंगा कि 50 उधर चले गए और 5 इधर गए, तो टोटल 55 ट्रक्स पहुंचे। सिंपल सी बात है, यही कॉन्सेप्ट यहां पर है। सोचो 1000 एम्पियर जानी थी, यहां से ये 100 माइक्रो एम्पियर तक ही ले सकता था, दैट इज द वैल्यू ऑफ IG। तो मैं क्या करूं, एक ऐसा कुछ सिस्टम बना दूं कि इसमें से तो सिर्फ 100 माइक्रो एम्पियर ही पास हो, बाकी की जो बचे वो पूरी की पूरी यहां पे पास हो जाए, बाकी की पूरी दूसरे रास्ते से पास हो जाए। तो मैं बोल दूं कि 100 माइक्रो एम्पियर के रेस्पेक्ट में जो भी जा रही है 100 माइक्रो एम्पियर, तो अब मैंने ये बोल दिया कि मान लीजिए यहां पर अगर 1000 माइक्रो एम्पियर जा रही है, समझने के लिए, प्योरली केवल समझने के लिए, 1000 माइक्रो एम्पियर जा रही है, तो उसमें से 100 माइक्रो एम्पियर में इधर भेजूंगा। तो 1000 माइक्रो एम्पियर पे इधर से मैं कितनी भेजने वाला हूं? 100 माइक्रो एम्पियर। मान लीजिए अगर मैंने अब यहां पे बोल दिया कि 5 मिली एम्पियर है, तो यहां पर 5 मिली एम्पियर का मतलब कितना हो गया? 5000 माइक्रो एम्पियर। 5000 माइक्रो एम्पियर अगर इधर भेजूं तो इधर कितनी चली जाएगी? नहीं समझ में आया, चलो अलग तरीके से फिर से समझते हैं इसको, फिर से अलग तरीके से समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने कहा अभी मैं वैल्यूज भी हटा देता हूं, ये वैल्यूज भी हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, ये वैल्यूज भी हटा देता हूं, ठीक है। मैंने ये बोला साहब कि जब यहां से जो भी करंट आएगी, मान लीजिए जितनी भी करंट आ रही है यहां पर 100 टाइम्स ऑफ I आ रही है, उसमें से 1 करंट इधर जाएगी और बाकी की 99, या समझने के लिए आप ये 101 मान लीजिए, 101 में से 1 इधर जाएगी और 100 इधर जाएगी। अगर मैं वो पूछ लूं 202I है, तो इधर से कितनी जाएगी? मान लीजिए ये 100 तक मेजर कर सकता है, मिनिमम वैल्यू 1 है, तो 202 में से ये कितनी जाएगी? 200 इधर चली जाएगी और 2 इधर चली जाएगी। खुद देखिएगा, ये 1 का मतलब यहां पे कितनी गई होगी? 100। ये 2 पे आ गया तो इसका मतलब यहां कितनी गई होगी? 200। इसी तरह से अगर ये थोड़ी देर के लिए समझने के लिए सिंपल ही रखते हैं, 300 गई, तो 300 में से ये पॉइंटर कहां पे आएगा? 3 पर। इसका मतलब बाकी की पूरी करंट यहां कितनी गई होगी? ये पूरा सिस्टम वही चल रहा है 300, ठीक है। 303 मान लो, ये लो 303 में से 3 इधर चली गई, बाकी की पूरी कहां पे जा रही है? उधर ऊपर। फिर अगर मैंने 600 कर दिया, 606 कर दिया, तो 6 पे ही आ जाएगा। यहां पर कितनी जा चुकी होगी? 600। तो इसका मतलब मैं ईच पॉइंटर, अब मेरे को मान लीजिए यहां पर ये वैल्यू नहीं पता चली, मुझे ये पता चल गई कि ये भी 5 पर है। अगर 5 पे है तो ऊपर कितनी करंट गई होगी? 500। टोटल करंट कितनी आई होगी? इसका मतलब 505। तो क्या मैंने यहाँ पे अपनी रेंज के अंदर ही करंट मेजर कर ली और टोटल करंट भी सर्किट की करंट मेजर कर ली क्या भाई? ये वैल्यू और इसके थ्रू मुझे पता ही चल गया कि वो वैल्यू। तो एक काम करें, ऐड करने की जगह मैं डायरेक्ट इस जगह पे इस 1 पे लिख दूं, इस 1 पे लिख दूं 101, इस 2 पे लिख दूं 202, 3 पे लिख दूं 303, 4 पे लिख दूं 404, 5 पे लिख दूं 505,
6 पे लिख दूं 606, 7 पे लिख दूं 707, 8 पे लिख दूं 808, 9 पे लिख दूं 909, है ना, 1010। तो अब ये पॉइंटर जहां भी आएगा मुझे ऊपर से कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरा पॉइंटर ही अपने आप में बता रहेगा कि इसमें से कितनी करंट पास हो रही है। यस और नो? Yes, sir. तो क्या मुझे एक तरीका मिल गया क्या कि मैं यहां पर, अब सोचिए ये 1 का बता रहा हूं, इसका मतलब ये पहले मैं 1 लिखता, इधर लिखता तो देखो क्या लिख रहा था, ये था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां मैं मैक्सिमम 10 आई जितनी करंट मेजर कर सकता था और मैं भेज रहा था 100 आई। मैं मेजर मैक्सिमम कर सकता था 10 आई जितनी और मैं भेज रहा था 100 आई। इसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकता था, लेकिन जैसे ही मैंने ये कॉन्सेप्ट निकाला, क्या मैं इस 100 आई को भी इजीली मेजर कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं? Yes, sir. Yes. यही कॉन्सेप्ट है इसका। तो देखिए अब यहां पे कॉन्सेप्ट क्या हुआ। बस अब ये लास्ट 5 मिनट्स के अंदर हम इसको वाइंड अप करते हैं, कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, अब सिर्फ नॉर्मल चीजें। तो देखिए साहब, ये है हमारा गैल्वेनोमीटर, ये इसका रेजिस्टेंस G, ये कितनी करंट ले सकता है अपने अंदर, IG, फुल डिफ्लेक्शन करंट मैक्सिमम। इधर से आ रही है करंट I जो कि IG से बहुत 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 ज्यादा है, ये 1 है, ये 100 है। तो मैं क्या करूं, एक मैंने इधर की तरफ एक रास्ता दे दिया करंट को फ्लो होने का, करंट, अच्छा करंट फ्लो हो, इसमें से 1 ही जाए और बाकी की 99 करंट इधर जाए, उसके लिए इस रेजिस्टेंस का इससे कम होना जरूरी है कि ज्यादा होना जरूरी है, खुद बताओ। मैक्सिमम करंट इधर जा रही है तो कम होना कितना कम? कई गुना कम, इससे बहुत बहुत कम होना चाहिए ना। इधर 1 जा रही है और उधर 99 जा रही है, तो इसका मतलब इसका बहुत 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 टाइम्स कम होना चाहिए, बहुत बहुत टाइम्स कम हो गया साहब। तो ये जो शंट रेजिस्टेंस लगाया, इसकी वैल्यू क्या है, वेरी वेरी लो। किससे? गैल्वेनोमीटर। ये चला गया, ये इधर आ गया, 99 गया, इसके रेस्पेक्ट में इसका जो पॉइंटर था वो 0 से 0 की जगह 1 पर आ गया, 1 पर आ गया और 1 के ऊपर ही मैंने लिख दिया 100। तो मुझे पता चल गया भाई जो भी करंट आई है वो 100 की है, 100 माइक्रो एम्पियर की है या 100 मिली एम्पियर की, जो भी है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, जिस सर्किट में जैसा यूज करना है। तो अब आप कहेंगे कि सर हर सर्किट में अलग अलग हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। तो अब मुझे गैल्वेनोमीटर का बॉक्स चेंज नहीं करना पड़ेगा, बस मुझे इसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। तो कि सर इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, खुद बताओ। एस की वैल्यू अगर मैं हर बार, अब तो मेरे पास गैल्वेनोमीटर तो बना है पूरा बॉक्स, ऊपर एक रेजिस्टेंस ही तो जोड़ना है इसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में, तो ये तो एक्सटर्नली हम इजीली कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस और नो? Yes, sir. कर सकते हैं। Yes, अगर sir. इसको इजीली किया जा सकता है तो बस अगर एक बार मुझे एस की वैल्यू, सर्किट में जितनी करंट आ रही है, एम्पियर की आ रही है या मिली एम्पियर की आ रही है या माइक्रो एम्पियर की आ रही है, इस बेस पे एस की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आएगी। अगर मुझे एस की वैल्यू समझ में आ जाए हर एक के रेस्पेक्ट में, तो यहां पे मैं उतने ओम का रेजिस्टेंस लगा दूंगा, मेरी कहानी खत्म। क्योंकि जी की वैल्यू तो हमें पता है कि फिक्स है, आई जी भी पता है फिक्स है, जो कुछ है वो एस है, और आई हम बोल ही रहे हैं कि सर्किट में कितनी टोटल करंट आ रही है ये भी हमें पता है। तो बस हमें जो फाइंड करना है वो एस फाइंड करना है। कॉन्सेप्ट क्या निकाला मैंने बोला था कि ये एक रेजिस्टेंस है जी का, गैल्वेनोमीटर का, और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया। इन दो पॉइंट को मैंने नाम दे दिए ए और बी। क्या ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है? यस और नो? Yes, sir. क्या पैरेलल में, Yes, sir. पैरेलल में रेजिस्टेंसेस का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है क्या? Yes, sir. पैरेलल में दो सेम पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बराबर रहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस में एस के अक्रॉस निकाल लूं और पोटेंशियल डिफरेंस जी के अक्रॉस निकालूं, यानी कि ए बी के अक्रॉस नीचे निकाल लूं और इसके नीचे दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर आई करंट आ रही है, इसमें से आई जी करंट इधर चली गई, तो इधर कितनी करंट गई होगी? I minus IG. आई माइनस आई जी। तो इस एस में से कितनी करंट फ्लो हो रही है? आई माइनस आई जी। और इस जी रेजिस्टेंस से कितनी करंट फ्लो हो रही है? आई जी।
जल्दी से बताइए, शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा बाय ओम्स लॉ? V इज इक्वल टू IR। बोलो क्या लिखूं? I minus IG. I माइनस आई जी इंटू S. S इज इक्वल टू IG. आई जी इंटू, G. है ना, ये इसका रेजिस्टेंस है ना, G का मतलब रेजिस्टेंस, IG करंट। क्या निकालना है मुझे? S निकल गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. IG नोन है, कैपिटल G नोन है, I नोन है, IG नोन है, शंट रेजिस्टेंस निकल गया। जिस सर्किट में जैसी भी करंट है उसमें से फुल डिफ्लेक्शन करंट को माइनस कर दो। फुल डिफ्लेक्शन करंट है और आपका कॉइल का जो गैल्वेनोमीटर पे लिखा हुआ होगा डिवाइस के पीछे कि इसका रेजिस्टेंस इतना है, मल्टीप्लाई करते ही मुझे रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ S पता चल जाएगी, हाँ कि ना? Yes, sir. ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि कितनी वैल्यू का। अगर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन के लिए मान लीजिए ले लूं यहां पर कि G की वैल्यू अच्छी खासी ले लेते हैं। कितनी ले लूं मैं? घर में कितना वोल्टेज आता है हमारा? 220 ना, तो 200 वोल्ट मानने के लिए मैं इसको कितना ले लेता हूं, और करंट की वैल्यू लेता हूं मिली एम्पियर। अगर मुझे करंट मिली एम्पियर लेनी है, मान लीजिए कि 100 मिली एम्पियर करंट बोले तो 10⁻³ इससे मैं यहां पर कितना रेजिस्टेंस लूं कि मुझे 200 वोल्ट बन जाए? V इज इक्वल टू IR से। R कितना रखूं कि 200 वोल्ट बन जाए? जल्दी 2000। 2000। चलो मिली एम्पियर की जगह माइक्रो ही लेते हैं। नहीं 10 की पावर -3। भाई, ये तो 10⁻⁻1 बन गया ना, 10⁻⁻1 बन गया। यहां पर मुझे 200 लाना है तो 2000 लिखना पड़ेगा, है ना? 200 बन जाएगा। मैंने बोल दिया G की वैल्यू है साहब 2000 ओम। G की वैल्यू आपको बता दी 2000 ओम है, इस फॉर्मूले में देखना। और IG की वैल्यू है, IG की वैल्यू है हमारी कितनी? मान लीजिए 1 माइक्रो एम्पियर, या 1 की जगह 10 माइक्रो एम्पियर, 10 माइक्रो एम्पियर, ये IG की वैल्यू है। ठीक है, I करंट आ रही है, I करंट आ रही है इसमें से कितनी, या इसको चलो 1 मिली एम्पियर ले लेता हूं ताकि मुझे माइनस करना आसान हो जाएगा। 1 मिली एम्पियर ले लिया। करंट इसमें आ रही है, टोटल करंट I की वैल्यू आ रही है 500 मिली एम्पियर। कितनी करंट आ रही है? 5 मिली एम्पियर। और IG मैक्सिमम जो मेजर कर सकता है वो 1 मिली एम्पियर, 0 से 1 मिली एम्पियर यानी 10⁻³ एम्पियर तक ही मैक्सिमम मेजर कर सकता है। जल्दी से इस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। I की वैल्यू रखी मैंने 500 माइनस, या 500 से भी थोड़ा और बढ़ा देता हूं, 1000 मिली एम्पियर कर देता हूं। 1000 मिली एम्पियर, IG की वैल्यू -1 मिली एम्पियर। S मुझे फाइंड करना है। IG की वैल्यू कितनी ली है मैंने? 1 मिली एम्पियर। और G की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है? 1000 ओम। मिली एम्पियर -3, या ये सब मिली एम्पियर में ही चल रहे हैं ना, तो यहाँ मिली एम्पियर ही रख रहा हूं मैं, मिली एम्पियर को कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं। 1 मिली एम्पियर IG की वैल्यू और कैपिटल G की वैल्यू 2000। ये मिली एम्पियर है, ये भी मिली एम्पियर है। ये कितना हो गया? 999 मिली एम्पियर इंटू S इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर इंटू 2000 ओम। मिली एम्पियर से मिली एम्पियर कैंसिल हो गया। S इज इक्वल टू 2000 अपॉन 999 और आंसर ओम में आएगा। ऑलमोस्ट बता सकते हो कि कितने ओम आ रहा है? 2 ohm. ऑलमोस्ट 2 ओम। सोचो ये 2000 ओम का रेजिस्टेंस है और ऊपर जो शंट रेजिस्टेंस लगाया ये कितने ओम का रखना है? 2 2 ohm. ओम। अगर मैं इनका रेशियो पूछूं तो इनका रेशियो कितने टाइम्स आ रहा है? 1:1000। 1:1000 आ गया ना, 2 और 2000 का। क्या करंट उसके अपोजिटली जा रही नहीं जा रही? इसमें 1000 का मतलब इसमें 1000 जा रही है और इसमें 1 जा रही है, 1 मिली एम्पियर। ये देखो हमने यही तो काम किया। 2 ओम में जा रही है 1000 मिली एम्पियर और 2000 ओम में जा रही है 1 मिली एम्पियर, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बराबर आएंगे, हाँ कि ना? Yes, sir. तो इसका Yes, sir. मतलब जो करंट का रेशियो ले रहे हैं उसके अपोजिट रेशियो ले रहे हैं, तो ज्यादा करंट तब जिसमें जाएगी उसका रेजिस्टेंस बहुत लो है।
दिस इज द वर्किंग, और ये हमारा S का फॉर्मूला. हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड इट फुली? वी आर डन फॉर टुडे.